अब लाएगी रोटी, तेरे पापा जब खाने से उठ जाएंगे तब लेकर आएगी क्या? अरे मम्मी फिर जल्दी जल्दी मैं रोटी ले आती हूँ तो तुम कहती हो कच्ची है, पेट में दर्द हो जाएगा, देख कर लानी चाहिए। ऐसी क्या हड़बड़ी? तो जब हड़बड़ी करनी नहीं है तो 2 मिनट बैठो ना शांति से। देख रहे हैं कैसा उल्टा जवाब दे रही है मुझे ये। ससुराल वाले जब 4 बातें सुनाएंगे ना तब खुद ही रोना पड़ेगा। मुझे क्या है, शादी के पहले सभी को माँ की सिक ताना ही लगती है, शादी के बाद समझ में आता है कि माँ इतनी सख्ती क्यों कर रही थी। तो आप ही सास बनकर बैठ जाएगी क्या उसकी? माई का ससुराल का अंतर बच्चों को दिमाग में भरने वाली ये घर वाली तो होते हैं। आपके लिए प्रीति आपकी बेटी है, पर ये जिस घर जाएगी ना, कितना भी कमा ले, कितनी भी होशियार हो, उनके लिए रहेगी बहू ही। और भूख लगने पर सभी के सामने रोटियां ही परोसनी पड़ती है। अपनी काबिलियत परोस कर उनका पेट नहीं भर पाएगी। और उस वक्त जब खाना सभी को उनके हिसाब से मिलेगा नहीं तो ये जो प्यार है ना सब हवा हो जाएगा। रिश्तों की असलियत यही होती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि प्रीति इतनी तैयार हो जाए कि ससुराल में से रोना ना पड़े। मनीषा की बात से उसके साथ साथ मुरारी की भी आंखें भीग जाती हैं। तभी प्रीति पापड़ से भी पतली और कचौरी से भी छोटी रोटी लाकर अपने पापा के प्लेट में रख देती है। मेरी प्यारी रोटी कितनी प्यारी लग रही है ना पापा। एक मिनट से खाइए मत, पहले मैं इसकी फोटो ले लेती हूँ। प्रीति की नजर तो उसकी बनाई रोटी से हट ही नहीं रही थी, वो बार बार उसकी बलाइयां लिए जा रही थी। मुरारी काफी इंतजार करने के बाद उस रोटी को खाने ही जाता है कि प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है। और रुक गया ना पापा, मैं आपके लिए दूसरी रोटी बना कर लाती हूँ। दिस इज टू गुड टू बी ईट इट। ऐसी रोटी को तो फ्रेम करवा कर रखा जाता है, बिल्कुल गोल सिकी हुई और सुंदर। तू रोटी का छोड़, तुझसे नहीं होगा, तो दोपहर में सब्जी बना ले। अपनी मम्मी से अप्रिसिएशन ना मिलने पर बेचारी प्रीति का तो मन दुखी हो जाता है। वो छत पर वॉक करती हुई अपनी फ्रेंड निकिता को कॉल लगाती है। देख रही हो तुम, अभी तो शादी भी नहीं हुई, मम्मी की हरकतें ऐसी है। शादी के बाद तो मुझे वापस घर पर लेगी कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। कितनी सुंदर रोटी बनाई थी मैंने, इंस्टाग्राम पर पूरे 218 लाइक्स आए, वो भी 3 घंटे में। और मम्मी कह रही रोटी तुमसे होगी नहीं, तुम सब्जी ट्राई करो। इंजीनियरिंग क्यों की थी मैंने जब ये रोटी सब्जी बनानी थी तो? क्योंकि विवेक जी जो केक भी बना लेते हैं। अरे केक तो रोज रोज थोड़ी ना खाएंगे लोग, सभी को रोटी सब्जी खानी होती है। ऐसे तो मैं भी मैगी बना सकती हूँ। और वैसे भी जब किसी घर में कोई ऐसी लड़की जाती है जिसे बेहतरों खाना बनाने आता हो तो क्या उसे देखकर घर के बेटे को खाना बनाना सिखाया जाता है? नहीं ना, तो मुझ पर ये बंदूक क्यों रखी जा रही है? देख बहन, ऐसे तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है हम लड़कियों पर क्या कर सकते हैं। थोड़े बहुत ड्रामे की बात है, 1-2 दिन कुक करना होगा तुझे, फिर ऑफिस सब सॉर्टेड। और बीच में किसी का मन बहू के हाथ का खाने का हुआ तो मैं विवेक का हाथ ऊपर कर दूंगी, हाँ नहीं तो। प्रीति वापस नीचे आती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। इस बार उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ सब्जी पर था। मशरूम की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि कभी घर पर मशरूम की सब्जी बनी ही नहीं है। अब जब मम्मी को पता ही नहीं कि ये सब्जी कैसे बनती है तो मैं उसमें 19-20 क्या 9-25 का भी अंतर कर दूं तो किसी को घंटा कुछ समझ में आएगा। प्रीति फौरन ग्रोसरी मार्ट से पैक फ्रेश मशरूम मंगवाती है। आज तुम्हें पता चलेगा मम्मी, तुम्हारी बेटी सिर्फ गाड़ियां बनाने में नहीं, खाना बनाने में भी बड़ी तेज है। निकिता से मैंने पनीर बटर मसाले की ग्रेवी सीख ही ली थी। अब उस ग्रेवी को जरा तीखा बना दूंगी और पनीर की जगह मशरूम डाल दूंगी तो हो गया काम। प्रीति फटाफट अदरक, लहसुन, टमाटर, काजू और जरूरत के मसालों को थोड़ा रोस्ट करके ग्राइंड कर लेती है। फिर उस ग्रेवी को तेल में फ्राई करके स्वादिष्ट ग्रेवी तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ वो मशरूम को स्टीम करती है और जिस साइज के मशरूम मार्केट से आए थे उसी साइज में उन्हें तैयार ग्रेवी में डाल देती है। ओह माय गॉड, ये सब्जी कितनी सुंदर लग रही है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाल देती हूँ, फिर परोसूंगी मम्मी को। प्रीति एक बड़े से प्लेट में छोटी सी कटोरी रखकर अपनी मम्मी के पास जाती है। हाजिर है तुम्हारे लिए मशरूम मसाले की सब्जी। जल्दी तैयार कर ली सब्जी तुमने। वैसे एक काम करो, इससे पहले किचन में ले जाओ, जितनी फोटोज लेनी है ले लो और फिर जो हिस्सा मुझे खिलाना हो ना उतना ही लेकर आना। अभी ना बहुत सारी सब्जी बनाई है मैंने, और फोटोज वगैरह भी ले चुकी हूँ। अब जल्दी से खाकर बताओ ना कैसी बनी है मेरी मशरूम मसाले की सब्जी। मनीषा जैसे ही कटोरी में चम्मच घुमाती है उसमें एक बड़ा मशरूम आता है। रोटी इतनी पतली, सब्जी ऐसी मोटी मोटी, तुझे समझाना ना बेटा बेकार है। तू जानबूझकर ऐसा कर रही है ना, सब समझ रही हूँ मैं। जो सोया हो ना उसे जगाया जा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। अब तुझे जो करना है कर। मनीषा को अंदाजा हो गया था कि उसकी बेटी जरूरत के हिसाब से जैसा भी खाना बनाना हो बना लेगी। जरूरत के वक्त खुद भी कुछ न कुछ बनाकर खा लेगी और अपने ससुराल वालों को भी खिला देगी। इसलिए वो भी अब प्रीति को कुछ नहीं कहती।
पर प्रीति के मन में अभी अपने काम में परफेक्शन लाने का जुनून बरकरार था। वो चीजों पर काम कर रही थी और इसी तरह उसकी शादी विवेक से हो जाती है। सुहाग रात के वक्त विवेक शर्म की मारे कमरे के अंदर नहीं जा पा रहा था। तब भैया शर्माना भाभी को चाहिए क्या आपको? अरेंज मैरिज में ये हालत है, लव मैरिज में पता नहीं क्या होता तुम्हारा। मेरे बाद बहन तेरी शादी होने वाली है, तू तो लव मैरिज करेगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। बहुत फर्क होता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। तुम प्रिंस को पहले से जानती हो, मैं प्रीति को ना बराबर जानता हूँ। 4-5 मुलाकात में कोई किसी को कितना ही जान लेगा। एक काम करो, तुम अंदर जाओ और अपनी भाभी से पूछो। वो जब कंफर्टेबल होगी ना तभी मैं कमरे में जाऊंगा, नहीं तो मैं बाहर ही सो जाऊंगा। पिछले आधे घंटे से 3 बोतल पानी पी चुकी है भाभी आपके इंतजार में, और आप की यहाँ वहाँ घूमे जा रहे। जाओ ना, बी अ मैन भैया। विवेक हिचकिचाता हुआ कमरे में जाता है और सीधा प्रीति से पूछता है, ये हमारी मुलाकात कोई कॉलेज की रैगिंग तो है नहीं कि आपका मन हो ना हो आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। सो अगर कोई सवाल बचकाना लगे तो प्लीज इग्नोर। शीला कह रही थी भैया अंदर जाओ, बी अ मैन, पर मुझे लगता है मैन वही होता है जो अपनी लेडी का कंसेंट पूछे। तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं तो आप कहे तो खड़े भी रह सकता हूँ, और अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं बाहर भी सो सकता हूँ। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि पति और पत्नी एक कमरे में सो नहीं रहे, इतनी बात से भसड़ हो जाए। प्रीति विवेक को देखते हुए मुस्कुराती जाती है। मैं जब छोटी थी ना, एक पंडित जी ने कुंडली देखकर कहा था कि मुझे ऐसा पति मिलेगा जो बिल्कुल मेरे लिए बना हो, पर मुझे लगा नहीं था कि आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल है। पर आज लग रहा है वो सही थे। थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल। प्रीति और विवेक की नई जिंदगी की ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, पर माँ का मन तो आखिर माँ का मन ही होता है। शादी के फंक्शंस की थकी हारी प्रीति आराम से अपनी नींद पूरी कर रही थी। उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। हाँ मम्मी, मैं पहुंच गई। तू पहुंची नहीं है, हमने तुझे विदा किया है। दामाद जी लेकर गए थे तुझे। होश में तो आ बेटा, अब तक सोई पड़ी है। सुबह के 7 बज रहे, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। और अपनी सास से कहना तू 5 बजे उठ गई थी, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा था बाहर आऊं कैसे, सभी से मिलूं कैसे, इसीलिए शर्म के कारण तू अंदर बैठी हुई थी। ये मत कह देना कि तुरंत उठकर तैयार हुई है। वही मुझे लगा मम्मी कि आपने मुझे फोन कैसे नहीं किया। आज तो आपकी बेटी अब असली जंग पर उतरने वाली है। पहली रज़े की रस्म जो करनी है। प्रीति फटाफट तैयार होती है और अपने सास ससुर के कमरे में जाकर उनसे आशीर्वाद लेती है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा मेहमानों को विदा करके आता हूँ। इतनी जल्दी उठ गई बहू? तेरा पति परमेश्वर कहाँ है? सो रहा होगा। हाँ मम्मी जी, वो तो सो रहे हैं। थकावट बहुत हो गई थी ना, पर मैं तो 5 बजे ही उठ गई थी। वो इतनी सारी रस्में जो करनी थी। पर जब बाहर आई तो देखा हॉल में काफी सारे रिश्तेदार सो रहे हैं, तो अंदर चली गई। अरे तुम इस घर की बेटी हो, मेहमान थे तो ठीक है ना, इसमें शर्माने की क्या बात हो गई। और अभी रस्मों की कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा, जाकर अपने कमरे में आराम करो। विवेक थक गया है, तू भी थक गई है। यहाँ अब तक मैं भी नहा ही नहीं हूँ और तू तैयार होकर बैठ गई पगली। वो मम्मी जी, पहली रसोई की रस्म, और सबको ये भी तो लगेगा ना बहू आई है और कमरे में बैठी हुई है। पापा जी सबको विदा करने गए हैं, अब जाते हुए मेहमानों के लिए कुछ बनाना तो पड़ेगा ना। अरे घर पर रसोईया है बहू, सभी मेहमानों के साथ जाने के लिए सूखा नाश्ता भी है, और तुझे अगर कुछ खाना है तो नाश्ता मैं तेरे कमरे में भिजवा देती हूँ। हमारे यहाँ पहली रसोई की रस्म जैसी कोई रस्म नहीं होती है, तो आराम से जा। प्रीति की तो बल्ला बल्ला हो जाती है। वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। हे माँ जगदम्बे, तूने तो लाज रख ली मेरी। बेकार में इतना टेंशन दे दी थी मम्मी तुम मुझे। खाना 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 करके यहाँ मेरी सास वैसी आई नहीं जैसा तुमने सोच लिया था। बहू के आती ही काम वाली को हटा देती होंगी औरों की सासें, पर मेरी सास ने कहा बहू तुम अपने काम पर फोकस करो, विवेक को समझो, खुद को वक्त दो। दैट्स इनफ। मैंने तो बेटा तेरी भलाई का ही सोचा था, पर चल अब मुझे शांति हो गई कि सब कुछ ठीक है। प्रीति की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके काम को उसके ससुराल वाले बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और विवेक भी। घर के कामों को संभालने की ना कोई टेंशन, ना ससुराल वालों के सामने बहू बनकर रहने का कोई खौफ। एक शाम प्रीति को ऑफिस से लौटते लौटते 9 बज गए। ओह माय गॉड, बहुत देरी हो गई आज तो। मम्मी जी क्या सोचती होंगी, 9 बजे तो सुबह खाने पर बैठ जाते हैं। मेरे बिना किसी ने खाना भी शुरू किया नहीं होगा। दिन का यही तो वक्त होता है जब पूरा परिवार एक साथ हो पाता है। फोन में चार्ज भी नहीं है। क्या सोच रहा होगा विवेक, पता नहीं कितनी कॉल की होंगी उसने। फाइल्स को अपने बैग में डालती हुई प्रीति सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि सामने गाड़ी में उसे अपने ससुर जी दिख जाते हैं। पापा जी आप? मैं भी हूँ बहू, मैंने सोचा तुझे अगर देरी हो रही है तो हम ही तेरे पास आ जाते हैं। आजा गाड़ी में बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव करते हुए हाईवे के पास वाले ढाबे में खाकर घर जाएंगे।
विवेक को फोन कर दिया है, वो भी सीधा वहीं पहुंच जाएगा। प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ डिनर कर रही थी कि शोभा के फोन पर उसकी चाची सास का फोन आता है। सुरेश जी, चाची जी का फोन है, आप क्या होगा? शीला बेटा तू ही फोन उठा ले। छोटी दादी बहुत डांटती है, बोलेंगी कितनी रात तक तुम जगी हुई हो। नो वे, मैं नहीं उठाने वाली फोन। अरे जल्दी उठाना बेटा, कॉल कट गया तो जानती है ना अपनी छोटी दादी को तू। शीला फोन उठाती है। हेलो छोटी दादी, कैसे फोन किया आपने? हिलो क्यों क्यों हिलो? फोन दे अपनी माँ को, सारे संस्कार खाकर बैठ गई है छोरी। हिलो नहीं छोटी दादी, हेलो हेलो बोला, मतलब हाय। हाय दे रही है मुझे तू? है ओह छोटी दादी प्रणाम करती हूँ, सब कुशल मंगल तो है? प्रीति की आवाज सुनते ही शोभा की चाची सास खुश हो जाती है। जीती रह बहू जीती रह, संस्कार तो तुझ में है, तेरी सास कहाँ है? बोलू से कहा सुबह सुरेश को मुझे लेने भेज दे, मैं आ रही हूँ सबसे मिलने। ये कहकर छोटी दादी तो फोन रख देती है, पर प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि सब डरे हुए क्यों है। मेरी चाची बहुत सख्त मिजाज की है बेटा, उनके सामने तुम ये पैंट शर्ट नहीं पहन सकती, ना तुम्हारी सास सूट पहन सकती है। उनके सामने घर में सभी को 5 बजे उठना पड़ता है और रात के 8 बजे तक बिस्तर पर जाना पड़ता है। तो अब जब तक वो यहाँ है तुम विवेक को नाम से नहीं बुलाओगी, जी ओ जी करोगी, ऑफिस नहीं जाओगी, साड़ी पहनोगी और सबसे इम्पोर्टेंट खाना तुम बनाओगी। अब समझ में आया मम्मी ने सारी तरह की ट्रेनिंग मुझे क्यों दी थी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, मुझे इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी माँ ने सारी ट्रेनिंग देकर भेजा है मुझे। अगली सुबह सुरेश अपनी चाची को स्टेशन से घर लेकर आता है। दरवाजे पर आरती की थाली लिए घर की तीनों औरतें उसका स्वागत करती है। पहले प्रीति, फिर शोभा छोटी दादी के पैर छूती है। शीला तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? एक तो अजीब सा नाम रखा है तेरी माँ ने। इस नाम का तो पिक्चर में गाना भी है चाची जी। बस पिक्चर और गाने की बात करवा ले कोई तुमसे। अपने सर के घूंघट को संभाल, वो गिर गया ना तो आज अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। माफी चाहूंगी छोटी दादी, आप जब यहाँ खुद है तो सब अच्छा होना ही है। और वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है, नाम में क्या रखा है, इंसान मन को रास आना चाहिए। और आपकी आंखें बता रही है कि दीदी से प्यार बहुत है आपको, तभी तो सबकी खैरियत पूछनी इतनी दूर से यहाँ तक आई है आप, वरना आजकल किसी किसकी फिक्र होती है। प्रीति अपनी छोटी दादी सास को अंदर लेकर जाती है, जहाँ वो आकर एक चेयर पर बैठ जाती है। सभी उन्हें घेर कर बैठे होते हैं। तभी वो अपने बैग से कुछ कागजात निकालती है। पता है सुरेश जी क्या है? पन्ने है चाची जी। हाँ है तो वही, पर इन्हें लेकर पिछले 4 महीने से घूम रही हूँ मैं, पर इसे किसे सौंपूं समझ में नहीं आया। मेरे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए मेरी जायदाद संभालने वाला, पर जो मेरी आखिरी ख्वाहिश ही पूरी ना कर सके, उसे कैसे मैं अपना सब कुछ सौंपूं? आपकी आखिरी ख्वाहिश? क्या कुछ नहीं है आपके पास चाची जी, आपकी कौन सी ऐसी अधूरी ख्वाहिश है? माँ के हाथों का खाना, पूरी और आलू की सब्जी खिलाती थी मेरी माँ, बिल्कुल वही स्वाद मेरा मन ढूंढ रहा है। अब सोचती हूँ एक बार उस स्वाद को चख लूं, फिर बस हो जाएगा मेरा। मतलब आपके गांव की वो जमीन, वो सारी हवेली आप उसे दे देंगे जो आपको पूरी और आलू की सब्जी बनाकर खिला दे? आई कांट बिलीव दिस, इतने दिनों में वो कोई नहीं कर पाया। तेरी बड़ी माँ से लेकर तेरी दूर की बुआओं के घर तक वो आई मैं, किसी की बुरी में वो स्वाद ही नहीं था। शुभा भागती हुई अपने कमरे में जाती है और एक डायरी और पेन लाकर लिखना शुरू कर देती है। तो बताइए चाची जी, वो पूरी मैदे की हुआ करती थी या आटे की या किसी और चीज की? और जो सब्जी थी उसपे मसाले किस हिसाब के थे? तुझे क्या लगता है मैं तेरे हाथों से बनवा कर खाना खाऊंगी? मुझे पता है तू क्या कितना बना सकती है। रहने दे, 3 बजे की ट्रेन है मेरी, मैं आज ही वापस जा रही हूँ। उसके पहले अगर एक कोशिश करनी है तो कर लो। बना लेगी खाना प्रीति बहू? मैं जी दादी जी। प्रीति तुरंत अपनी माँ के दिए हुए सारे आइडियाज को रिकॉल करना शुरू कर देती है। रोटी बहुत ज्यादा छोटी और बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, सब्जी बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद पहली बार खाना बना रही हूँ,
उसमें भी फोन मेरे पास नहीं है, कहीं से कोई चीटिंग भी नहीं कर सकती, हाथ में ज्यादा वक्त भी नहीं है, ना कोई दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। अब मुझे मोटी रोटी और पतली आलू की सब्जी पर ही स्टिक करना होगा। प्रीति आलू की चिप्स बनाने वाले स्लाइसर से पतले पतले आलू के स्लाइसेस निकालती है, फिर उन्हें और भी छोटा कट कर देती है। ये अब सही लग रहा है, इन्हें फ्राई कर दूंगी। अब पूरी को देखना होगा, मोटे और थोड़े बड़े। अब की बार प्रीति का अच्छे खासे क्वांटिटी में आटे का पेड़ा लेती है और मोटी तगड़ी पूरी बनाती है। पता नहीं अब ये सही है या गलत, और कर ही क्या सकते हैं, जो कर सकती थी कर दिया। प्रीति खाना अपनी छोटी सास के सामने रख देती है। दादी जी जैसे ही पहला कौर खाती है, चेयर से उठकर प्रीति का माथा चूम लेती है। पहले के जमाने में तो गैस हुआ करती नहीं थी, मेरी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, और हम बिना गिनती के एक ही रोटी में पेट भर ले, इसलिए मोटी सी रोटी बनाती थी। पैसे ज्यादा होते नहीं थे, तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू को जितना छोटा पतला काट सके काटती थी। माँ के जाने के बाद सब कुछ रहा मेरे पास, पर वो पूरी और सब्जी नहीं बना पाई। आज तेरे खाने ने मुझे वो पूरी और सब्जी याद दिला दी बहू। मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम करती हूँ। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। विवेक ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए प्रीति इतना सारा गुड लक लेकर स्पेशल थैंक्स टू मोटी पूरियान पतली आलू की सब्जी। रामकली, ये क्या हो गया है? मेरी शर्ट प्रेस नहीं हुई है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो ना। अभी तो मैं रसोई में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, आप ही प्रेस कर लो ना। मैं प्रेस करूँ? ये मेरा काम है, तुम हो ना घर की औरत, औरत का काम है ये सब करना, जल्दी करो। अरे हाँ आ गई, बस 1 मिनट। रामकली फटाफट प्रेस निकालती है और शर्ट पर प्रेस करने लगती है। अरे जल्दी करो। अरे वाह पापा, रोज सुबह का ड्रामा, आप तो रियल हीरो लगते हो, मम्मी को ऐसे डांटते हो। आदमी को आदमी की तरह ही रहना चाहिए, औरत को उसकी औकात में रखना चाहिए। तू भी मुझसे सीख, जोरू का गुलाम नहीं बनना। हाँ कभी नहीं। रामकली को नाश्ते की भी फिक्र हो रही थी, उसे लगा वो गैस जलती भूल गई है। वो किचन में जाती है, लेकिन प्रेस शर्ट पर रह जाती है और शर्ट के नीचे का हिस्सा जल जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया, शर्ट जल गई। ये क्या कर दिया तूने रामकली, मेरी शर्ट पूरी खराब कर दी। अब बस तुमसे नहीं होता कुछ, अनपढ़ औरत कहीं की। माफ कर दो जी, मैं रसोई में भी काम कर रही थी और इधर भी, दोनों काम एक साथ करते करते गलती हो गई। मैं अभी दूसरी शर्ट निकालती हूँ, बस 2 मिनट। दूसरी शर्ट? वो भी प्रेस करनी पड़ेगी। मैं तो रोज बताता हूँ रात को ही प्रेस करके रखो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता, बस मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में लगी रहती हो। वाह पापा, आप तो कमाल हो, देखो मम्मी कितना डर रही है। अब सच में सुपर हीरो हो, मैं भी बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह बनूंगा। हाँ बेटा, मर्द है तो मर्द बनकर रहना। ये लो दूसरी शर्ट, अभी प्रेस करके देती हूँ। हद हो गई, रोज का यही तमाशा, न जाने कब सुधरेगी ये औरत। कुछ समय ऐसे ही गुजरा, फिर प्रदीप ने कहा, गौरव बेटा, अब समय आ गया है तेरी शादी का। मैंने और तेरी माँ ने कुछ लड़कियां देखी हैं। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम शनाया है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पिछले 2 सालों से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? प्यार, डेटिंग, ये सब क्या है? अरे जी, पहले सुन तो लो बेटे की बात। गौरव, कैसी है वो लड़की? मम्मी वो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, बहुत समझदार है, और हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। चुप कर पापा, प्लीज आप एक बार शनाया से मिल लीजिए, अगर आपको पसंद ना आए तो मैं आपकी बात मान लूंगा। हाँ मिल लीजिए ना। अच्छा ठीक है, कल उसे लेकर आ। अगले दिन शनाया गौरव के साथ उनके घर आई। प्रदीप और रामकली को वो बहुत पसंद आई। ये तो बहुत प्यारी है, संस्कारी भी है। मैंने तो पहले ही कहा था, आप सुनते ही नहीं हो। सुन तो ली। कुछ ही महीनों में गौरव और शनाया की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे अलग घर में रहेंगे। पापा, हम लोग सोच रहे हैं कि एक छोटा सा फ्लैट ले लें, ये घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है। क्या बेटा, अलग क्यों रहना, यही तो सब साथ रहेंगे। मैं तो बहुत खुश थी कि अब बहू आएगी तो घर और भी अच्छा लगेगा। रामकली चुप रहो, बेटा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसे जहाँ रहना है रहने दो। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि अब बहू आएगी तो मेरा भी कोई साथ देगा, कोई बात करने वाला होगा मेरे साथ।
मम्मा हम मिलने आएंगे और आप भी कभी कभी हमारे पास आ सकती हो, प्लीज नाराज मत हो। अच्छा बेटा ठीक है, तुम लोग खुश रहो, बस इतना ही काफी है। गौरव और शनाया ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। दोनों बहुत खुश थे। उनकी लव मैरिज सफल रही थी और दोनों मिलजुल कर रह रहे थे। आई कांट बिलीव हमारा अपना घर है। सपने पूरे होते हैं, आज यकीन हो गया। दिन गुजरने लगे। गौरव और शनाया दोनों ऑफिस जाते थे तो काम भी दोनों मिल बांट कर करते थे। गौरव चाय बना दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल रात भर जागना पड़ा था रिपोर्ट कंप्लीट करते करते। अरे यार मैं भी तो एक मेल भेज रहा हूँ, तू बना लेना। गौरव तुम भी ना, कल मैंने बनाई थी, परसों मैंने बनाई थी, आज तुम बनाओगे, बिल्कुल फेयर है। ठीक है मैं बनाता हूँ, लेकिन तू जल्दी तैयार हो जा, हमें 8 बजे निकलना है। गौरव किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। शनाया मेकअप करने लगती है। गौरव मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज, बहुत प्यास लगी है। ये लो, ये रही तुम्हारी पानी और ये रही तुम्हारी चाय, अब जल्दी करो। वाह कितनी अच्छी चाय बनाई है तुमने, सच में मुझसे अच्छी चाय बनाते हो। हाँ सीख लिया है थोड़ा बहुत, वैसे भी तुमसे सीखा है ना। दोनों हंसते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। फिर शाम को दोनों ऑफिस से लौटते हैं और गौरव रसोई में जाकर सब्जी काटने लगता है। शनाया आज खाना मैं बनाता हूँ, तू आराम कर। हाँ तुम ही बनाओगे, मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली। बना रहा हूँ जी महारानी साहिबा। वैसे यार गौरव सोचो हम दोनों कितने लकी हैं कि हमें लव मैरिज करने का मौका मिला, वरना कहीं अरेंज मैरिज में पता नहीं कैसा इंसान मिलता। हाँ और सोचो कहीं मैं अपने पापा जैसा होता तो। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो खाना लगा रहा हूँ। फिर दोनों ने खाना खाया। इसके बाद अगले दिन गौरव अकेले ही अपने माता पिता से मिलने गया। शनाया को ऑफिस का काम था। घर पहुंचते ही वही का वही मंजर देखा। रामकली, देखा तुमने ये क्या कर दिया? मेरी चाय में चीनी कम है, कितनी बार कहा है मुझे मीठी चाय पिलाया करो। अरे माफ कर दो जी, मैं और चीनी डाल देती हूँ, बस 2 मिनट। और ये नमकीन क्यों नहीं है? चाय के साथ नमकीन होना चाहिए ना, भूल जाती हो सब कुछ, दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हाँ नमकीन मैं ले आई, बस ये लीजिए, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। पापा मैं आ गया। आ बेटा बैठ, तेरी माँ का यही हाल है, कुछ याद नहीं रहता इन्हें। अरे तू आ गया बेटा, शनाया नहीं आई? नहीं मम्मा, उसे ऑफिस में काम था, अगली बार साथ लाऊंगा। गौरव वहां बैठा अपने माता पिता को देख रहा था। प्रदीप लगातार रामकली को छोटी छोटी बातों पर डांट रहे थे। रामकली मेरे चश्मे कहाँ रख दिए? रोज यही होता है, चीजें गायब कर देती हो। यहीं तो रखे थे, आपके पास ही हैं। अच्छा ठीक है, ये रहे। हे भगवान, पापा को अगर पता चल गया कि मैं शनाया के साथ कैसे रहता हूँ, कैसे साथ में काम करते हैं, कैसे मैं भी रसोई में हाथ बटाता हूँ, तो वो मुझे कितना डांटेंगे। मेरी तो बोलती बंद कर देंगे, कहेंगे जोरू का गुलाम बन गया। हाय राम, कहीं ये राज खुल ना जाए। गौरव जल्दी से वहां से निकल गया, पर अगले ही दिन प्रदीप का फोन आया। बेटा गौरव, होली आ रही है, तुम दोनों यही मनाने आना, होली साथ में मनाएंगे, ठीक है? जी पापा, हम आएंगे। हाय राम, अब क्या होगा? अगर शनाया ने यहाँ आकर कुछ भी मेरी मम्मी की तरह काम ना किया, या मुझसे कुछ कहा, या मैंने उससे कुछ कहा, तो पापा समझ जाएंगे, मेरी पोल खुल जाएगी। चल ठीक है, तू आ जाना, अब फोन रख रहा हूँ। फोन रख तो दिया, लेकिन गौरव को चैन नहीं पड़ा। उसने 10 मिनट बाद फिर फोन किया। पापा सॉरी, वो हम नहीं आ पाएंगे, दरअसल हम दोनों को कुछ काम है, और फिर ये नया फ्लैट है, इसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। नए नए शिफ्ट हुए हैं, चोरी का डर रहता है ना। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, पर चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू पापा, हे भगवान बच गए। लेकिन शाम को रामकली का फोन आया और वो बोली, तू नहीं आ पाएगा बेटा तो कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे, पहली होली है बहू की, साथ में ही मनाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, आ जाइएगा। गौरव ने फोन रख दिया, लेकिन उसको घबराया हुआ देखकर शनाया ने उससे पूछा, क्या हुआ गौरव, इतना परेशान क्यों लग रहे हो, किसका फोन था? अरे मम्मी का फोन था, वो बोली कि अगर तुम नहीं आ सकते तो हम ही वहां आ जाते हैं, होली तो हमें साथ में ही मनानी है। ओह तो ये बात है। हाँ शनाया, अब प्लीज मेरी बात मान लो, उनके सामने मेरी इज्जत रख लेना, एक आदर्श बहू बन जाना, काम करने वाली, सेवा करने वाली, प्लीज। क्या बोल रहे हो गौरव, मैं वैसी नहीं हूँ और ना ही बन सकती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये लो 50 रुपए रख लो, बस मेरी बात मान लो प्लीज। 50 में तो मैं नहीं मानूंगी। ये लो 100 रुपए, प्लीज शनाया मान जाना, बस 4 दिन की बात है, 4 दिन तू एक्टिंग कर ले, मेरी जान बच जाएगी। ठीक है, तुम्हारी इस हालत को देखते हुए मान गए। थैंक यू।
अगले दिन प्रदीप और रामकली गौरव के फ्लैट पर आ गए। आइए पापा जी, आइए मम्मी जी, अंदर आइए। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाह बेटा, कितना अच्छा फ्लैट है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। हाँ ठीक ठाक है। अच्छा बेटा, तुम लोग कैसे हो? ऑफिस में सब ठीक है? जी पापा, सब बढ़िया है, आप सुनाओ। शनाया जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता लेकर आती है। पापा जी, मम्मी जी, ये लीजिए नाश्ता, मैंने बनाया है। वाह बेटा, कितना अच्छा बनाया है। जी, मैंने सोचा आपको अच्छा लगेगा। वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट बनाया है सच में। थैंक गॉड, सब अच्छा चल रहा है। बस यूं ही ये 4 दिन निकल जाएं। शनाया ने आज तो कमाल कर दिया। दोपहर हो गई थी, सब लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक प्रदीप ने जोर से आवाज लगाई। अरे बहू, सुनती हो? आज खाने में मटर पनीर बना लेना, मुझे बहुत पसंद है। अरे मैं नहीं बना पाऊंगी, तुम खुद ही बना लो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। गौरव के पसीने छूट गए। हाय राम, अब तो मैं मर गया। ये क्या बोल दिया शनाया ने? मैंने कहा मटर पनीर बनाओ और तुम कह रही हो तुम खुद बना लो। ये तमीज है बात करने की? हमारे यहाँ तो बहुएं सास ससुर के सामने आंख उठाकर भी नहीं बोलती। ओह, आई एम सॉरी, सॉरी पापा जी, मुझे लगा कि पड़ोस वाले अंकल आ गए हैं। वो कभी कभी बिना बुलाए आ जाते हैं और बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ हाँ पापा, ये सही कह रही है। पड़ोस में एक बहुत बदतमीज आदमी रहता है, रोज आकर परेशान करता है, इसलिए शनाया को आदत हो गई ऐसे बोलने की। आप माइंड मत कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना बहू। जी पापा जी, अब ध्यान रखूंगी। मैं अभी मटर पनीर बनाकर लाती हूँ। शनाया जल्दी से रसोई में भागी। गौरव उसके पीछे पीछे गया। शनाया, ये क्या कर दिया तुमने? पागल हो क्या? जरा ध्यान से बात किया करो। अबे तू मुझ पर मत चिल्ला, वरना मैं अभी सब कुछ बता दूंगी कि तू रोज कैसे काम करता है, कैसे बर्तन धोता है, कैसे खाना बनाता है। अरे नहीं नहीं, प्लीज शांत हो जाओ। ये लो और 100 रुपए, बस प्लीज शांत रहो, मटर पनीर बना दो, मेरी जान बचाओ। अच्छा, अब जा, मैं बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद शनाया मटर पनीर लेकर आई। सबने खाना खाया, लेकिन रामकली को कुछ कमी नजर आ गई। बेटा शनाया, मटर पनीर में नमक थोड़ा कम है और पनीर भी थोड़ा सख्त है। अच्छी तरह से पकना चाहिए था और मसाले भी कुछ कम लग रहे हैं। शनाया को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उबलते हुए बोलने के लिए मुंह खोलती है कि तभी गौरव पीछे से शनाया को 100 रुपए का नोट दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करता है। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगली बार ध्यान रखूंगी। ये तो मुझे अभी सीखना है ना आपसे। आप जैसी अनुभवी महिला से मैं क्या मुकाबला करूं? हाँ बेटा, सीखते रहना चाहिए, मैं भी तुम्हें सिखा दूंगी सब कुछ। हे भगवान, एक और दिन बच गया। पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है। बस 3 दिन और, 3 दिन। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। शनाया ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन शांति खड़ी थी। नमस्ते बेटा, कल से तुम्हारे यहाँ कोई आया हुआ है क्या? आवाजें सुनाई दे रही थी। जी जी, हम आए हैं। मैं शनाया की सास हूँ और ये मेरे पति हैं। अच्छा, मैं शांति, पड़ोस में रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आइए आइए बैठिए। शनाया बेटा, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। जी मम्मी जी, ये लीजिए नाश्ता। अरे वाह शनाया, आज तो तुम काम कर रही हो, बहुत अच्छा। क्या मतलब? अरे शांति आंटी, मजाक क्यों कर रही हैं? वैसे आपका बेटा कैसा है जो भाग गया था? शांति का मुंह बन गया और वो कुछ नहीं बोली। फिर शांति के जाने के बाद रामकली बोली, शनाया बेटा, ये कमरे में धूल क्यों जमी है? देखो यहाँ पर कितनी गंदगी है और ये पर्दे कितने मैले हो गए हैं। हमारे यहाँ तो रोज सफाई होती है। मम्मी जी, मैंने कल ही तो सफाई की थी और मैं। तभी पीछे से गौरव ने 100 रुपए का नोट दिखाया। और मैं सोच रही थी कि आज फिर से सफाई कर दूं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी, मैं अभी करती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रदीप ने आवाज लगाई, बहू, मेरा चश्मा कहाँ है? ढूंढो जरा। ये लीजिए। ये लीजिए पापा। मैंने बहू से कहा था, बहू को भी सिखाओ कि। सुनिए, गौरव ने फिर से 100 रुपए का नोट दिखाया। पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी अब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे शनाया, तुमने ये कैसी अजीब सी साड़ी पहन रखी है? थोड़ी सहज साड़ी पहननी चाहिए। ब्लाउज कितना छोटा है। हमारे यहाँ तो बहुएं बहुत संभाल कर कपड़े पहनती हैं। मम्मी जी, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही पहनती हूँ। और शनाया, ये लो तुम्हारे 100 रुपए मेरे पास रह गए थे। थैंक्स। और मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, कल से मैं वही पहनूंगी जो आप कहेंगी। इसी तरह हर बार जब भी कोई टिप्पणी होती, गौरव पैसे देकर शनाया को शांत करता रहा। फिर शाम को गौरव ने देखा कि उसके माता पिता बालकनी में बैठकर बातें कर रहे हैं। वो चुपके से पीछे जाकर सुनने लगा। सुनो रामकली, हमारी बहू तो बहुत गलतियां करती है, लेकिन हैरानी की बात है कि हमारा बेटा कुछ कहता नहीं उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जोरू का गुलाम बन गया है? हाँ, मैंने भी गौर किया है।
कभी उससे कुछ नहीं बोलता। हाय राम, पापा को शक हो गया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा वरना मेरी पोल खुल जाएगी। गौरव तुरंत शनाया के पास गया। शनाया सुन, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी फरमाइश करने वाला हूँ। अब और क्या? सुन, अब मैं तुझे मम्मी पापा के सामने डांटूंगा, तू सुन लेना, प्लीज बुरा मत मानना। ये ले 200 रुपए। अच्छा, तो अब तो मुझे डांटेगा और मैं सुनूंगी, बदले में 200 रुपए। चल, डील पक्की। अगली सुबह शनाया ने चाय बनाई तो प्रदीप बोले, ये चाय में चीनी क्यों नहीं है बहू? कितनी बार कहा है मीठी चाय पिलाया करो। ओह सॉरी पापा जी, मैं भूल गई, अभी लाती हूँ चीनी। गौरव शनाया के पीछे किचन में गया। शनाया, तुमको बिल्कुल अक्ल नहीं है, चाय में चीनी भूल गई? छोटी बच्ची हो क्या? ध्यान से काम किया करो, समझी? मैं क्या कोई नौकरानी हूँ? जबान लड़ाएगी, थप्पड़ मारूंगा। गौरव ने जोर से अपने हाथ पर हाथ मारा जिससे तेज आवाज हुई। हाय, मार डाला, बचाओ। ये आवाज सुनते ही रामकली दौड़ती हुई किचन में आई। अरे गौरव, पागल हो गया है क्या? बहू को क्यों मार रहा है? हट जा यहाँ से। मम्मा, मैं तो। चुप कर, ज्यादा अपने बाप के जैसा बनने की कोशिश मत कर। तेरा बाप तो सिर्फ नाटक करता है क्योंकि मैं उसे करने देती हूँ। तेरे सामने उसे हीरो बनना होता है ना। क्या मतलब मम्मा? अरे मतलब ये कि असली में इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझा? तेरा बाप मेरी हर बात मानता है, घर का सारा फैसला मैं करती हूँ। हाँ बेटा, तेरी मम्मी सही कह रही है, मैं इनकी हर बात मानता हूँ। ये जो बाहर दबंग बनता हूँ ना, वो सिर्फ दिखावा है। हाँ, इनको मैं अगर कच्ची रोटी और पक्का प्याज भी दे दूं तो वो ये भी खा लेंगे आराम से। तो पापा, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाना चाहा? आपने तो मुझे सिखाया कि औरतों पर रौब रखो, उन्हें दबा कर रखो। अरे बेटा, बस यूं ही मर्दानगी दिखाने को। असल जिंदगी में तो औरत ही सब कुछ है। देखना, तेरी मम्मी के बिना मेरा क्या है? कुछ नहीं। हे भगवान, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं रौब नहीं जमा रहा था, ना मैंने थप्पड़ मारा है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए नाटक हो रहा था। सब इस परिवार में नाटक क्यों कर रहे हैं? पर आज के बाद कोई ड्रामा नहीं, तू जैसी है वैसी ही रह, हम तुझे वैसे ही प्यार करते हैं। और गौरव बेटा, असली मर्द वही है जो अपनी औरत की इज्जत करे, उसकी कद्र करे। तो फिर चलो सब, आज असली होली मनाए। अब कोई ढोंग नहीं, कोई नाटक नहीं, बस प्यार और मस्ती। हाँ, और आज कुछ अच्छा बनाएंगे सब लोग मिलकर। हाँ, अब होगी असली होली। सब मिलकर खूब हंसते हैं और होली की मस्ती में डूब जाते हैं।